फिनलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन नेशन माना जाता है, वहां पे उन्होंने सारे की सारे कंप्यूटर टैबलेट्स पूरे स्कूल से निकाल दिए। 120 मिलियन डॉलर्स खर्चा करके किताबें वापस लेके आए। जीरो स्क्रीन कर दी ऑलमोस्ट स्कूल से, सिर्फ एक ही कंप्यूटर लैब अलाउड है, वो भी विदाउट इंटरनेट। सीबीएसई जैसे बोर्ड्स ने भी बहुत इजी कर दी है एजुकेशन कि बच्चे फेल ही नहीं। वी लेड अ टफ लाइफ प्रोड्यूस टफ पीपल, इजी लाइफ विल प्रोड्यूस इजी पीपल। वो बच्चे टफनेस नहीं ले पाएंगे। स्क्रीन्स जो हैं वो बच्चों की जिंदगी खा रही है। आपने भी बचपन बिताया, मैंने भी बताया, रेत पे खेले हैं, मिट्टी पे खेले हैं, गिरे हैं, चोटें लगवाई हैं, अपना आटे अपने ऊपर लपेड़े हैं, सब गलत काम किया हमने। आजकल के बच्चे कितने प्रोटेक्टेड है। नो, ये नहीं करना, मोबाइल लेके बैठो, टीवी देखो, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, बाहर गर्मी है धूप है। बच्चे सॉफ्ट हम खुद ही बना रहे हैं। हेलो, विक्रांत कपूर सर, वेलकम टू द हॉट एंड कोल्ड शो। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन करण जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर्स माइन सर। और सर, जैसे आप 30 स्कूल रन करते हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि माइंडसेट क्या है, क्या मतलब पैशन क्या है आपका एजुकेशन को लेके? देखिए, माइंडसेट की आपने बात की है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे बिजनेसेस होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक पे ही टिकी होती हैं और उनको लगता है कि ये एक ही ठीक तरह संभाल लूँ, वही काफ़ी है लाइफ में। बट जब आपका होता है विजन कि आप कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं, तो इट शुड स्प्रेड टू मैक्सिमम पीपल। बहुत ज़रूरी है इस वक्त एक अच्छी शिक्षा जो है, क्वालिटी शिक्षा हर शहर में मिलनी चाहिए। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की, जो कि रोक नहीं सकते आप। बट चलो, आप कमर्शलाइजेशन करो, बट आप बच्चों को वो संस्कार तो दीजिए जिसके लिए पेरेंट्स आपको वो फीस पे कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एंजल्स पैराडाइज में वी मेक श्योर कि हम अपनी ब्रांचेस मैक्सिमम स्प्रेड करें इंडिया में, सो दैट एक अच्छी फाउंडेशन बच्चों को हम बना के दे सकें, जिससे बच्चे अपना और पूरे देश का जो है निर्माण बहुत अच्छे से कर सकें। व्हाट अ वंडरफुल विजन सर, वो ब्यूटीफुली आंसर्ड। और सर, 30 जो आपके स्कूल हैं ऑल ओवर पंजाब, तो ये आपके मतलब सारे कंपनी ओन्ड हैं या फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल्स भी हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे अपने स्कूल्स जो हैं, जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, वो अमृतसर में हमारे इस वक्त 5 स्कूल्स हैं जो हम रन कर रहे हैं। बाकी हमारे पंजाब में, हरियाणा में जो स्कूल है वो फ्रेंचाइज बेस्ड हैं। जैसे नाला में हमारा स्कूल है, तरन तारण में है, जंडियाला में है, हिसार हो गया, इस तरह करके अलग अलग सिटीज़ में स्कूल है, वो सारे फ्रेंचाइज बेस्ड हैं। बेसिकली ये सब वो लोग होते हैं जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो एजुकेशन सेक्टर में काम करें, पर एजुकेशन सेक्टर एक स्पेशलाइजेशन है। तो दे लुक आउट कि हमें कोई अच्छा ब्रांड मिल जाए जिससे वो हमें स्कूल चलाना भी सिखा दे, हमारी एक अच्छी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट से हमारा एक लाइफ का करियर भी बन जाए, हमारा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो जाए और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है इससे। तो इसीलिए लोग अच्छे फ्रेंचाइजर ढूंढते हैं कि कौन ऐसा जो बिल्कुल अच्छी हैंड हेल्डिंग करके उनको सिखा सके। तो हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी हैं इस वक्त बहुत सक्सेसफुली स्कूल रन कर रहे हैं। कईयों ने तो अपने स्कूल्स प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी ले गए हैं, इतना उनको सक्सेस मिला है बिकॉज हमारी सपोर्ट और जो हमारा उनसे विजन शेयरिंग है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन सर, एजुकेशन तो नॉन प्रॉफिट सेक्टर हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम एजुकेशन, वो एक सेवा है। तो इस चीज को सर कैसे, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखो, इसमें 2 मैं आपके रिप्लाई दूंगा। पहला, फॉर एग्जांपल और भी बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, इंडिया में ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनकी पूरे इंडिया में चेन है और वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो नॉलेज ट्रांसफर करना अपने आप में बिजनेस नहीं है। आप किसी को अपनी नॉलेज, जो मेरी 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, वो मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। बिकॉज आप देखिए, मैं को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जितने भी हैं, इनकी बैकबोन तो फाइनेंस ही होती है ना। कल को इन जगहों पे चढ़ावा चढ़ना बंद हो जाए, आपको लगता है ये चल पाएंगे? नहीं ना। तो सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ साथ साथ चलती है। सरस्वती माँ के बिना लक्ष्मी अधूरी है और लक्ष्मी माँ के बिना सरस्वती अधूरी है। तो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। और जहाँ तक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का जो आपस में रिलेशनशिप है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है।
एंड एज फार एज सीनियर स्कूल एजुकेशन इज कंसर्न, उसका इंडिया में अलग सिस्टम है, दैट कम्स अंडर RTE, दैट कम्स अंडर सोसाइटीज ट्रस्ट एक्ट एंड एवरीथिंग. बट प्री स्कूल एजुकेशन में अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको यू कांट गिव द फ्रेंचाइजी और यू कांट मेक द फ्रेंचाइजी. उसका एक बिजनेस मॉडल आप बना सकते हैं अच्छा, और जिसमें एक विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, फ्रेंचाइजर के लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी. और सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीचर्स, आप टीचर्स की ग्रूमिंग एंड टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या मतलब क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी टीचर को अपॉइंट करने के लिए आपके स्कूल में? देखिए, इंडिया में एक चीज़ आपने देखी होगी कि अगर आप इस वक्त 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के क्लास में चले जाइए और उनसे पूछिए वो क्या बनना चाहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे जी हमें इन्फ्लुएंसर बनना है बड़े होके, डॉक्टर्स बनना है, या हमें ऐसी लाइन में जाना है, डिफेंस में जाना है. बहुत कम बच्चे आपको मिलेंगे, एक या दो, जो कहेंगे कि हमने टीचर बनना है. जी. एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है देश में इस वक्त कि बच्चे टीचर को एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर वो रॉ आते हैं, जिन्होंने अभी नई नई B.Ed की है, नई नई एंटिटी की है. उस तरह के लोग या उस तरह का जो स्टाफ होता है वो हमारे पास आता है. तो इसमें प्रॉब्लम का खड़ी होती कि वो बहुत रॉ होते हैं और उनका कुछ विजन नहीं होता. यहाँ पे हमारा रोल बहुत ज़्यादा आता है कि उनको एक विजन देना एक टीचर का, कि टीचर जो है वो सोसाइटी बिल्डर है. अगर आप कुछ रुपए के लिए आ रहे हैं, या अगर आपका विजन यही है कि चलो 5-6 घंटे 7 घंटे मैं घर से बाहर चली जाती हूँ, चलो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और कोई काम भी कर लूँगी, तो ये बहुत छोटी सोच है. तो अगर आप बड़ी सोच रख के बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप समाज बिल्ड कर रहे हो, देश बिल्ड कर रहे हो, किसी की लाइफ बिल्ड कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई की गहराई जो है वो डीप हो जाएगी. और वैसे ही टीचर ज़रूरी हैं इस वक्त समाज में, जो कि इस वक्त समाज को बिल्ड करना चाहते हैं. तो हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत इंटेंसिव रहती है. हमारी वीकली ट्रेनिंग होती है, मंथली ट्रेनिंग होती है, एनुअल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे टीचर्स को ग्रूम करते रहते हैं. जैसे कहते हैं कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को तभी जला सकती है कि वो पहली कैंडल लिट हो. तो इसलिए मी एंड माय वाइफ मुस्कान, वी बोथ कीप ऑन नर्चरिंग ईच अदर, वी कीप ऑन नर्चरिंग आवरसेल्फ. नई नॉलेज, क्या नई नॉलेज इस वक्त आ रही है जो हम अपने एजुकेशन में अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो खुद ग्रो करे और साथ में बच्चों को भी ग्रो करे. जी सर, लेकिन टीचर का जैसे आपने बताया कि आपने जो भी क्राइटेरिया आपका है कि टीचर्स कम है, आई बिलीव कि कम होने का रीज़न ये है कि टीचर्स को पे कम मिलती है. और स्पेशली जब किंडरगार्टन को आपको ट्रेन करना है, टीच करना है, वहाँ पर तो आई बिलीव कि टीचर एक्स्ट्रा क्या ही कर लेगा. जैसे आपने कहा कि 10th स्टैंडर्ड या +1 +2 जब स्ट्रीम्स आ जाती हैं बच्चों की, आप वो टीचर्स जो होते हैं काफ़ी अच्छा, दे मेक गुड मनी फॉर देमसेल्फ बाय कोचिंग सेंटर्स, वहाँ पर भी काफ़ी पैसा आ जाता है. एट द एंड ऑफ द डे मनी एक्चुअली इज द ड्राइविंग फैक्टर. सो व्हाट डज ए किंडरगार्टन टीचर हैज़ टू डू टू अर्न हिज लिविंग ऑप्टिमली? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है. मैं इसको रेफरेंस दूंगा एक फौजी से या एक पुलिसमैन से. अगर एक फौजी बोले कि भैया मेरे को तनख्वाह कब मिलती है, मैं देश के लिए लड़ूंगा, तो आप उसको क्या कहोगे? एक पुलिस वाले को बोलो मेरे को तनख्वाह कब मिलती है, मैं चोर को नहीं पकड़ूंगा. आप समझ रहे हो? ये प्रोफेशंस जो है टीचर का और पुलिस का या फौज का, अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग प्रोफेशन. ओके, आप पैसों के लिए कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट जाइए, पैसा मिलेगा आपको. आप बड़ी कंपनीज, इन्फोसिस हैं या IT है, आप वहां पे परस्यू करिए. जेन्युइनली अगर आप पैसे को परस्यू कर रहे हो, दीज आर नॉट द प्रोफेशंस फॉर यू. पर अगर आप एक बैलेंस बनाना चाहते हो, एक नोबल करियर जहां पे आपको खूब सारी रिस्पेक्ट मिल सके और एक ऐसी इनकम मिल सके जिससे आप एक डिसेंट अपनी सैलरी लेके आप घर जाके अपनी एक डिसेंट लिवलीहुड कर सकते हैं, तो देन दिस इज द करियर फॉर यू. देखो मेरी बात सुनो, टीचर अगर पैसों के पीछे भागने लग गई, टीचर बोले मैं इम्पोर्टेंट तो है. देखो मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, जो मर्जी आप देखो सोचो, पैसा इट इज इम्पोर्टेंट. देखो, अगर मुझे पॉलिटिकल करेक्ट आंसर देना है तो मैं बोलूंगा नहीं जी बड़ी हाई सैलरीज हैं जी. अब हाई सैलरीज लाखों में दे सकता है टीचर को भी स्कूल? नहीं. आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो एजुकेशन सिस्टम में है हमारे इंडिया में. देखो इंडिया में डेफिनेटली है, बट बहुत डिसेंट सैलरी पर. आप थोड़ी सी कैलकुलेट करिए. चलो मैं कहता हूं इसको आप ये मान के चलिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी
काम करवाते हैं 10 घंटे, जी। वो कहते हैं 60 घंटा काम करो हफ्ते में, 10 घंटे काम कराते हैं। और टीचर्स का जनरल टाइम होता है 5 से 6 घंटे। कॉर्पोरेट सेक्टर में 8 आवर्स आप एवरेज लगा लो 8, corporate में। 9, 10 आवर्स मिलती है। टीचर्स की जो सैलरी होती है, अगर आप उसके टाइम प्रोपोर्शनेटली बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जॉब वाले टाइम से सैलरी मैच कर जाएगी। आप समझ रहे हो? इट इज वर्किंग आवर्स आर लेस। अब टीचर्स ज्यादातर 90-95% स्कूल टीचर्स दे आर फीमेल। उनको अपनी फैमिली लाइफ का और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाना है, जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं मिलेगा। टीचर सुबह 7-8 बजे आते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं, या 8:30-9 बजे आते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं, वॉटेवर। तो उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, शाम का पति के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए टाइम है। बट ये चीज़ आप कॉर्पोरेट में नहीं ले सकते। तो आप समझ रहे हैं? तो जिसको कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो टीचिंग प्रोफेशन इज अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, आप घर भी बड़े अच्छे से देख सकते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में आपको पता है इस वक्त लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, बिकॉज टारगेट्स और वो वर्कलोड, रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक आपको रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती हैं। तो वो चॉइस उस पर्सन की है जो प्रोफेशन चूज कर रहा है। बेसिकली जब आप किसी भी टीचर को हायर करना चाह रहे हो तो आप ये कैसे डिटरमिन करोगे कि ये मनी के लिए नहीं कर रहा है या ये चीज पैशन के नहीं, लिए कर ऐसा रहा है? कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मनी इज इम्पोर्टेंट, Money ठीक is है, important, मनी yes. इज इम्पोर्टेंट। कोई भी टीचर आती है, या मैं भी काम करूंगा या आप भी काम करोगे, द सोल पर्पस इज टू अर्न मनी। Yes. हम अपनी सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं। जी। मनी इज ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वर्क यू डू, ठीक है ना। मनी इज नॉट द मीडियम, मनी इज द डेस्टिनेशन। बट वो मीडियम होना बहुत जरूरी है, सही, ठीक है ना। तो जो टीचर्स आते हैं, किस माइंड से आते हैं, किस माइंड से नहीं आते हैं, उससे हमारा कंसर्न नहीं होता। जैसे एक फौज की मैंने बात की, फौज में सारे बच्चे जो भर्ती होने के लिए जाते हैं, वो कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई रात के 2 बजे सोता है, सबकी अपनी लाइफ है। फौज में जाते ही 1 साल बाद भारत माता की जय बोल के छाती पे गोली खाने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। ऐसा क्या होता है? सराउंडिंग वैसी है ना सर, हाँ, ट्रेनिंग, सराउंडिंग्स, वो सब बदल जाता है। तो सेम है टीचर्स जैसे मर्जी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है एज अ लीडर्स कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं, उनकी मेंटल ग्रूमिंग ऐसे करें ताकि उनको लगे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन बच्चों की जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। तो दैट कम्स द थिंग कि ऐसा कौन सा माइंडसेट उनका है। और ना ही कोई ऐसी बात शेयर करेगा इंटरव्यू में, आप किस लिए जॉब कर रहे हो, मैं तो पैसे कमाने के लिए जॉब कर रही हूँ, ऐसा तो बोलता है इंटरव्यू में। यू हैव टू फिगर इट आउट कि वो क्या है। सो वो फिर जैसा मर्जी माइंडसेट का हो, वी हैव टू ग्रूम अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स। जी सर। और सर ये काफ़ी, जैसे आप बोल रहे हो कि पैशन ड्रिवन तो इंडस्ट्री है ही है, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी देश को बिल्ड करने के लिए। एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ योर्स? क्या इंस्पिरेशन एंड क्या आपकी माइंडसेट रहा होगा उस समय कि आपने इस कैरियर को ऑप्ट करा सर? Well, as a matter of fact, I was born into a family of educationists. My grandmother started a school way back in 1953. So I was born into that family. But when I got married with my wife Muskan, she was from Mumbai, and उनका बड़ा अलग पैशन था कि 2005 में when I got married, तो हमने देखा कि अमृतसर में छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, वो एक बड़े स्कूल का हिस्सा है। और जबकि हमने डिस्कवर किया कि ब्रेन ग्रोथ 85% 6 साल की उम्र तक हो जाती है, और बच्चों को किताबी कीड़ा बना के आप कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हो। बिकॉज बच्चों का स्वभाव क्या है, दौड़ना, भागना, खेलना, इधर कर उधर कर, वो टिक के नहीं बैठना जानते। बट एक फॉर्मल एजुकेशन उनको जबरदस्ती जो है वो पुश करती है, नहीं लिखो लिखो लिखो, वो स्वभाव के अगेंस्ट है। तो हमने देखा कि एक प्री स्कूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में बच्चे की जरूरत है, जो कि वैक्यूम है सोसाइटी में। उस वक्त कोई प्री स्कूल्स नहीं होते थे 2005 में। तो हम फिर भी केम अप विद दिस कंसेप्ट ऑफ एंजल्स पैराडाइज। एंजल्स पैराडाइज का कंसेप्ट क्या था? वी डिजाइन्ड अ स्कूल जिसमें कोई क्लासरूम्स नहीं है। हमने 8 इंटेलिजेंस होती है ह्यूमन बीइंग की। हम एक इंटेलिजेंस मानते हैं कि यार बंदा बड़ा समझदार है, इंटेलिजेंस, नो, 8 इंटेलिजेंस होती है। फर्स्ट इंटेलिजेंस इज एस्थेटिक इंटेलिजेंस। एस्थेटिक इंटेलिजेंस आपकी वो इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी लाइफ में आप खूबसूरती को जज करते हो, लाइफ की ब्यूटी को देखते हो।
सेकंड इज इंटरपर्सनल, कि आप रिश्ते कैसे बनाते हो। अनदर इज इंट्रापर्सनल, आप अपनी ग्रोथ या अपनी इंटरनल डेवलपमेंट कैसे करते हो। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारी इंटेलिजेंस है। तो इन 8 इंटेलिजेंस के ऊपर हमने 8 अलग अलग रूम डिजाइन किए। ओके। एक रूम सिर्फ आर्ट को डेडिकेटेड था, एक म्यूजिक को डेडिकेटेड था, एक बच्चे की ब्रेन ग्रोथ को डेडिकेटेड है, एक बच्चों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के डेडिकेटेड है। अलग अलग रूम में बच्चा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जाता था, एक्टिविटी करता था। और 2.5 साल, 3 साल का बच्चा हमारे स्कूल में वो संडे को भी रोता है कि मुझे स्कूल जाना है, बिकॉज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द चाइल्ड। 20, 25, 30 मिनट एक बच्चे का अटेंशन स्पैन होता है। आप बताइए, जब आपका स्कूल का एक पीरियड कितनी देर का होता था? मैक्सिमम 30 मिनट्स। क्यों? क्यों 30 मिनट्स? आई नेवर थॉट कि ये क्यों 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स का इसलिए होता था कि ऑन एन एवरेज इंसान की अटेंशन स्पैन इज फॉर 30 to 35 मिनट्स। किसी चीज पे भी इंसान 30-35 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। और मूवीज वो तो 1.5 घंटा, 2 घंटे चलती हैं। वो एक अलग चीज है। ओके। वो एक अलग चीज है। पर अगर आप मूवीज में भी देखो, अगर मूवीज इंगेजिंग नहीं है, आप वासिया मारने लग जाते हो। स्टडी इंगेजिंग नहीं है वहां पर भी। हाँ, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। मूवीज में भी देखिए तभी इंटरवल देते हैं। मूवीज में भी देखिए, अगर मूवी बैठ जाती है, डिप कर जाती है, वो थोड़ा कैपिटलिज्म के हिसाब से है, टू बाय पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक। नहीं, वो भी रीजन है। प्लस यू नीड अ ब्रेक, यू नो, इंसानी दिमाग इतना। नेटफ्लिक्स पे भी आई वॉच मूवीज समटाइम्स, आई बिंज वॉच फॉर 3 hours 4 hours स्ट्रेट। इट्स दैट एंगेजिंग, मतलब इतना पर ज्यादा आप इनटू समझे हो नहीं, जाते हो। आप समझे नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं, सिर्फ एक हफ्ते पहले आप रील्स देखते हो? जी देखता हूँ। एक हफ्ते पहले आपने कौन सी रील देखी थी? दो रीलें बता दो। इतनी सारी हैं कि मैं बता नहीं सकता। दो रीलें बता दो एक हफ्ते पहले जो देखी हो। आई वॉच वॉच नहीं, वो कंटेंट बताओ उसका। कंटेंट। इट्स अबाउट फिल्म मेकिंग। स्पेसिफिक उसके वर्ड्स, उसकी लाइन, सब कुछ बताओ 2 रील्स का। नहीं बता पाऊंगा। समझ गए ना आप? बिंज करना, किसी चीज को पोटैटो काउच की तरह देखना और उसमें इन्वॉल्व होना, जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ाई में आप इंगेज होते हो, इन्वॉल्व होते हो, खुद करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, आप टोटल इन्वॉल्व हो, आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व है। बट मूवी में आपका सिर्फ एक ही सेंस इन्वॉल्व है, आपका आंख। आप कंज्यूम कर रहे हो, तभी कहते हैं ना कंटेंट कंजम्पशन। तो आप नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, जिसको कहते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, सब इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर आपको मैं अगर अभी पूछ लूं कि आपने अभी रिसेंट कोई किताब पढ़ी हो, उसके बारे में बताओ, आप बता सकते हो। कोई भी रिसेंट किताब हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ी हो आपने, यार मेरे को ये लाइन बड़ी पसंद आई थी उस ऑथर की, कह देते हो ना आप। तो फर्क यही आ गया कि जो टीवी का और पढ़ने लिखने का फर्क ही आ गया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि 30 मिनट्स के पीरियड इसलिए होते हैं कि ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 30 मिनट्स ही होता था। अब तो 30 सेकंड भी नहीं रह गया। अब तो 30 सेकंड्स की अगर आप रील देख लो, कोई बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। वो बंदा 33 सेकंड में ही स्वाइप अप कर देता है। तो अटेंशन स्पैन नो डाउट कम हो रहा है, बट दैट इज हाउ द एजुकेशन इज डिजाइन। तो मैं अपनी एजुकेशन के लिए बता रहा था एंजल्स पैराडाइज कि 15, 20, 25 मिनट बच्चा एक क्लासरूम में लगाता है, म्यूजिक सीखता है, फिर आर्ट के लिए चले जाता है। उसी के अंदर पढ़ाई छुपी हुई है, उसी के अंदर कलर्स छुपे हैं, उसी के अंदर अल्फाबेट्स छुपे हैं, उसी के अंदर छुपी है। हमारे आप एंजल्स पैराडाइज में आओगे, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे जो भी शायद ही पूरा सेंटेंस बोल सकते हो, वो मंत्र चैंटिंग पूरी जानती है। उनसे जपजी साहिब सुन लो, उनसे गायत्री मंत्र सुन लो, उनसे सरस्वती मंत्र सुन लो, उनको पूरा पता है। बिकॉज वो इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, आपकी ब्रेन ग्रोथ हो रही है। 2 तरह के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है दैट इज ब्रेन ऑफ लॉजिक, राइट ब्रेन इज ब्रेन ऑफ इमोशंस। तो दोनों ब्रेन की हम ग्रोथ ध्यान करते हैं कि बच्चों की कंप्लीट ग्रोथ हो। एंड देयर वी स्टूड डिफरेंट। लोगों को बहुत अच्छा लगा, पीपल लव्ड अस। कहाँ से हमारे पास बच्चे आने लग गए। द फर्स्ट ब्रांच वी ओपनड वाज एट बसंत एवेन्यू, अमृतसर। छाटे से भी आगे, वो जो पता नहीं खासे से बच्चे आने लग गए हमारे पास। फिर इधर तरन तारन, इतनी दूर से आने लग गए बच्चे। तो वी फेल्ट कि लाइक देयर इज नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे पे बर्डन नहीं है और बच्चा एंजॉय कर रहा है और सीख रहा है। सो देन वी स्टार्टेड ओपनिंग ब्रांचेस इन डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ अमृतसर। Then gradually the inquiries of franchisee started coming on its own. हम नहीं गए फ्रेंचाइजी के पास, they started coming on their own. ठीक है सर, जैसे अटेंशन स्पैन की आपने बात करी है कि 30 मिनट्स होता था बच्चों का, दैट्स वाई जो पीरियड से 30 मिनट थे, और आज बहुत कम हो गया है।
और ये सर कैसे अफेक्ट करेगा आजकल की जनरेशन को? मतलब इतने कम अटेंशन स्पैन है लोगों का, जैसे रील्स देखते हैं तो 30 सेकंड की रील भी नहीं पूरी देख पा रहे हैं, हटाई चले जा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट है इनकी एजुकेशन पे सर? इम्पैक्ट आपने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया होगा। बच्चे रेस्टलेस हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे छोटी उम्र में इंटॉक्सिकेशन की तरफ चले जा रहे हैं। बियर बच्चों के लिए नॉर्मल है आजकल पीना। बच्चे आई मीन टू से जो भी टीनेजर्स हैं उनकी नॉर्मल है। आप चले जाओ उनकी पार्टीज में, दे आर ड्रिंकिंग नॉर्मल, उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। देखो, आपकी रेस्टलेसनेस के कारण आप सब वो काम करने लग जाओगे जिससे आपको लग रहा है आपको टेम्पररी अंदर से रेस्ट मिल रही है, बिकॉज मोबाइल रेस्टलेसनेस बढ़ा रहा है। बिकॉज आपको वो क्या बता रहा है कि हर टाइम आपको कोई नई चीज चाहिए, जल्दी जल्दी नई चीज चाहिए। तो बच्चे जो है वो नहीं कोप अप कर पा रहे अपने इमोशंस के साथ। हम पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, हमें पता चलता है, पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं। और सीबीएसई जैसे बोर्ड्स ने भी बहुत इजी कर दी है एजुकेशन कि बच्चे फेल ही नहीं हो, इस तरह का उन्होंने सिस्टम्स बना दिए हैं। और पीछे इंस्ट्रक्शंस भी आई थी सीबीएसई की कि किसी बच्चे को फेल ही नहीं करना। तो चीज़ें बच्चों के लिए लाइफ में इजी हो जा रही हैं। बटन के ऊपर आपका खाना आ रहा है, बटन के ऊपर आपका राशन आ रहा है घर में, बटन के ऊपर आपकी टिकटें बुक हो रही हैं। यही हमें 10 साल पहले करनी पड़ती थी। हमें बाजार में जाना पड़ता था, धूप में लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, बिल भी जमा कराना होता था बिजली का, तो सुबह लगते थे लाइन में, शाम को टर्न आती थी। वी लेड अ टफ लाइफ। ये सारे इजी लाइफ है, जिसको वो कहते हैं ना, टफ लाइफ प्रोड्यूस टफ पीपल, इजी लाइफ विल प्रोड्यूस इजी पीपल। यानी कि वो बच्चे टफनेस नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है समाज के लिए कि स्क्रीन्स जो हैं वो बच्चों की जिंदगी खा रही हैं इस वक्त। और जितने पेरेंट्स समझदार हैं, जो कॉन्शियस है पेरेंट्स, वो बच्चों को अपने स्क्रीन से दूर रख रहे हैं। मेरा बेटा है 11 साल का, आई जस्ट अलाउ हिम 2 hours ऑफ स्क्रीन इन अ वीक, वो भी संडे को। और वो भी तब जब उसकी एक पूरे हफ्ते की रूटीन जो है वो प्रॉपरली अपनी रूटीन जो है वो बनाएगा। ही हैज़ अ वेरी टफ रूटीन। सुबह उठता है, सुबह उठ के 6:30-7 बजे स्कूल चले जाता है, तैयार होके वापस आता है, वापस आके 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता है, ट्यूशन जाता है। फिर उसके बाद उसकी कोई डांस क्लास होती है, कोई थिएटर क्लास होती है, कोई टेबल टेनिस की क्लास होती है। 8:30 बजे रात को आता है, खाना खाता है, सो जाता है। दैट टफ लाइफ आई हैव गिवन हिम, बिकॉज टफनेस लेने की उम्र यही है, डिसिप्लिन बनाने की उम्र यही है। तो ये पेरेंट्स की चॉइस है कि आज की जनरेशन में आप बच्चे अपने कैसे बना रहे हो। या तो आप अपना टाइम बचा लो कि भैया कौन बच्चे के साथ खेले, कौन बच्चे को इधर उधर छोड़ने जाए एक्टिविटीज़ के लिए, कौन बच्चे के साथ बैठे सारा टाइम, पकड़ा दो मोबाइल, बैठा रहेगा। पकड़ा दो मोबाइल, बैठा रहेगा। एस्केप है पेरेंट्स के लिए, उनको मोबाइल पकड़ा देना और उनको लगे रहने देना और अपने काम हाँ, पेरेंट्स देखो, एंड इसमें पेरेंट्स की गलती सर कैसी है? लाइफ इतनी टफ है, इफ दे, अगर पेरेंट्स काम नहीं करेंगे, अगर काम पे ऊपर ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे होगा ये चीज़? कैसे लाइवलीहुड कैसे चलेगा उनका? देखो, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना। मैं अभी रिसेंटली किसी बार्बर शॉप पे गया था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया उसका, बच्चे का 1-1.5 साल का बच्चा था, उसका मुंडन हो रहा था, गोदी में बैठाया हुआ था फादर ने। आई शो यू राइट नाउ ऑल्सो, गोदी में बैठाया हुआ था फादर ने। तो मैंने जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैंने देखा बच्चा रो नहीं रहा, कितने प्यार से करवा रहा है मुंडन अपना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पॉसिबल तो नहीं है, बच्चे तो चीखे मार मार के रोते हैं। बट जब मैं थोड़ा सा पास गया तो आई सॉ कि बच्चा जो है उसके सामने मोबाइल रखा हुआ है, 1.5 साल के बच्चे के सामने मोबाइल रखा हुआ है। जस्ट सी दिस वीडियो। और वो चुपचाप करा रहा है। अब बताओ, बेहोशी की दवा मोबाइल से बड़ी हो सकती है क्या? जस्ट सी दिस। उसको होश नहीं है। और ये मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे ही मोबाइल बंद हुआ वो चीखे मार के रोने लग गया, बिकॉज उसको रियलाइजेशन होगी मेरे तो कुछ हो रहा है सर के ऊपर। चीखे मार के रोने लग गया। जैसे ही पापा का वीडियो बंद हो जाता है ना, यूट्यूब का ऐड आ जाती है या बंद हो जाता है किसी कारण, तो चीखे मार के रोने लग गया। फिर पापा ने ऑन किया, चुप हो गया। सो इमेजिन करो किस लेवल पे ब्रेन की नसें सुन कर रहा है मोबाइल, बेहोशी। सो इतना डेंजरस है मोबाइल। फिनलैंड देश में, जो इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन नेशन माना जाता है, वहां पे उन्होंने सारे की सारे कंप्यूटर टैबलेट्स पूरे स्कूल से निकाल दिए।
$120 मिलियन खर्चा करके किताबें वापस लेके आए हैं। जीरो स्क्रीन कर दी ऑलमोस्ट स्कूल से, सिर्फ एक ही कंप्यूटर लैब अलाउड है, वो भी विदाउट इंटरनेट। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की कम उम्र के बच्चों को अगर सोशल मीडिया एक्सेस मिलता है तो उस चैनल को, यूट्यूब चैनल या कोई भी चैनल जो प्रोवाइडर है, उसको $50,000 फाइन है इमीडिएटली। अलाउड ही नहीं बच्चों को सोशल मीडिया। ये प्रोग्रेसिव नेशन की सोच है, उनको पता चल चुका है उनकी आने वाली नीचे वाली जनरेशन बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना बॉम्बे की भाषा में नल्ले, हमारी पंजाबी की भाषा में कूले, ये वर्ड्स मैं सुनता रहता हूँ। तो ये वो वाली जनरेशन बन जाएगी। तो पेरेंट्स, इंडिया तो इतनी बड़ी देश है, इंडिया रूल्स नहीं निकाल सकता, ये जो मर्जी कर लो। यहाँ पे पेरेंट्स की अवेयरनेस है कि बच्चों को प्लीज स्क्रीन्स मत दीजिए। अगर देनी भी है, हैव अ कंट्रोल्ड टाइम इन अ वीक, कि इतना ही टाइम दिन में मिलेगा, 30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। वो भी चलो पढ़ाई का कोई काम है, कोई बच्चे ने रिसर्च करनी है, सर्च करना है, जस्ट फॉर दैट। अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो, नहीं तो भगवान मालिक है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। लेकिन स्कूल्स क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? ये सब वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं कि जो, देखो जहां तक हमारा सवाल है, यस, हम बहुत वर्कशॉप्स करते हैं। हमारी एक वर्कशॉप है पाथवे टू प्रोग्रेस, हम पेरेंट्स से मिलते हैं, बताते हैं उनको कि कितना डेंजरस है, कैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो बिल्ड नहीं होते हैं, गलत तरीके से बिल्ड होते हैं। एक छोटा बच्चा जो है जब पैदा होता है, उसके न्यूरॉन्स आपस में जुड़ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स जुड़ रहे हैं ब्रेन के, तो उसको पॉइंट्स जुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो तो हुक्ड है टीवी और स्क्रीन के ऊपर। देखो बच्चा कैसे ग्रो होता है, जब पांचों सेंसेस यूज करता है। आपने भी बचपन बिताया, मैंने भी बताया, रेत पे खेले हैं, मिट्टी पे खेले हैं, गिरे हैं, चोटें लगवाई हैं, अपना आटे अपने ऊपर लपेड़े हैं, सब गलत काम किया हमने। आजकल के बच्चे कितने प्रोटेक्टेड है। नो, ये नहीं करना, मोबाइल लेके बैठो, टीवी देखो, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, बाहर गर्मी है, धूप है। बच्चे सॉफ्ट हम खुद ही बना रहे हैं। So choices of the parents, so we guide them कि do not give them screens, we guide them the dangers, we give them the case studies, क्या क्या दुनिया में problems खड़ी हो चुकी हुई हैं। जो समझदार पेरेंट्स हैं वो समझते हैं, जो अभी भी उनको लगता है कि भैया उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या करें। टेक्नोलॉजी जैसे दो धारी तलवार है। आपने इसके नुकसान बताए, लेकिन आई बिलीव इसके फायदे भी हैं काफ़ी, अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें। बच्चों को आप ड्रिंक्स अलाउ कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक ड्रिंक्स, हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते। देखो टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान का बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बचपन जीने दो अपना। टेक्नोलॉजी के फायदे एंडलेस हैं। आज इंडिया जंग भी जीता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पुअर थी, जो भी उन्होंने आसपास से खरीदी, हमारी एडवांस थी। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो गुजारा नहीं है। हैट्स ऑफ टू टेक्नोलॉजी। मैं कहता हूँ धरती पे सबसे सुंदर चीज जो हुई है वो AI। इससे सुंदर चीज क्या धरती पे हो सकती थी? क्या क्या क्रिएशन कर सकता है काम इंसान, बट बच्चों के लिए नहीं। बच्चों का विकास रुक जाएगा। 16 साल तक की उम्र तक रिस्ट्रिक्शंस रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। बच्चों का जब मानसिक विकास हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा, उनको दुनिया का लॉजिक समझ आ जाएगा, दुनियादारी समझ जाएंगे, तब उनको लिबर्टी दीजिए अपने लिए सही गलत चूज करने के लिए, उससे पहले नहीं। बिकॉज इंटरनेट पे क्या नहीं अवेलेबल है, बताइए कौन सी गंदगी है जो नहीं अवेलेबल है। मैंने एक मूवी भी अभी रिसेंटली बनाई है, अनदेखा जाल, कि कैसे टेक्नोलॉजी एक परिवार को तबाह कर देती है। बच्चे के हाथ में मोबाइल गया और पूरा परिवार तबाह हो गया। उसके ऊपर मूवी बनाई अनदेखा जाल, वही पेरेंट्स ने अप्रिशिएट की। समझ आया कि मोबाइल सिर्फ माइंड पे या ब्रेन पे नहीं नुकसान कर रहा, दे आर बिकमिंग सॉफ्ट टारगेट्स थ्रू वीडियो गेम्स, थ्रू डार्क वेब एंड एवरीथिंग। सर जैसे आपने मूवीज़ की बात करी है, अब मैंने, मुझे ये भी पता है कि आप मूवीज़ बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। यू एक्ट वेरी वेल, इनफैक्ट यू सिंग वेरी वेल, आप लिखते भी हैं। और ये सब चीज़ें अलॉन्ग विद योर एजुकेशन कैरियर, ये कैसे अलॉन्ग बैठते हैं सर? बचपन से ही है ना, मेरे को याद है जब मैंने होश संभाला, मैं हारमोनियम के साथ था, भजन गा रहा था, आई वाज बीइंग ट्रेन्ड इन दैट। तो बचपन से ही, जब से होश संभाला कि आई हैव बीन ग्रोन विद सिंगिंग, पैशन था बचपन से ही गाने का और इंस्ट्रूमेंट्स सीखने का। आई नो फ्लूट, आई नो हारमोनिका, आई नो तबला, आई नो कैसियो कीबोर्ड, पियानो, आई नो गिटार, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं बजाने जानता हूँ और स्टेज परफॉर्मेंसेस की हुई हैं इन सब के लिए। तो वहाँ से मेरा एक, जैसे कहते हैं ना, परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ मेरा शौक जागा। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया,
कुछ कहानियाँ, कुछ पोएम्स, तो एप्रिसिएशन मिली, खुद को भी अच्छा लगा कि अपने आप कैसे इमोशंस जो है आप वेंट आउट कर सकते हैं वंस यू आर एन आर्टिस्ट। और प्रैक्टिकली जैसे आप मानिए हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे गीता ले लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी ले लीजिए, सब म्यूजिक है। गीता पूरा म्यूजिक में लिखा हुआ है, हमारे चारों वेद म्यूजिक में लिखे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि म्यूजिक आपकी वो तार छूती है आपकी अंदर से कि यू कैन गेट गॉड फ्रॉम म्यूजिक, सो दैट पावरफुल म्यूजिक इज। तो म्यूजिक का मैं सत्संग करता हूँ पूरे इंडिया में ट्रैवल करके आर्ट ऑफ लिविंग के लिए। आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब की काफ़ी सिटीज़ में फॉर सत्संग एंड कंडक्टिंग दीज भजन एंड एवरीथिंग। तो अच्छा लगता है, खुद भी खुश होते हैं, दूसरे भी खुश होते हैं। और काफ़ी गाने भी मैंने रिलीज़ किए हैं ऑनलाइन अभी म्यूज़िक के ऊपर, विच आर वेरी मच बेस्ड ऑन सम सोशल मैसेज। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं कोई विक्रांत कपूर 03, तो दे कैन फाइंड ऑल माई कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड सर म्यूजिक का तो आपका लव हमें समझ में आ रहा है, एंड हाउ फिल्म मेकिंग कम योर वे? फिल्म मेकिंग हो गई। मेरा बेटा है कार्तिक, ही लव्स एक्टिंग। वो 4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा है और उसको बहुत पैशन है एक्टिंग का। तो मुझे लगा कि यार कि उसको बच्चे को ब्रेक कौन देगा, कोई भी नहीं। कौन देने वाला है ब्रेक उसको? तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही कुछ ना कुछ करता रहूं ऐसा, जिससे मेरा भी पैशन मूव होता रहे, उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी एक्टिंग के स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज ये परफॉर्मिंग आर्ट इज प्रैक्टिस, मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कोई फायदा नहीं, कर रहे हो तो फायदा है। तो उसको करने का प्लेटफॉर्म, तो वी डेवलप्ड एन इंस्टाग्राम चैनल। हमारे 1,67,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा चैनल इज vikrant.karthik। तो काफ़ी कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, दैट्स विद अगेन विद अ सोशल मैसेज। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया ये कि उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकूं। फिर जब हम छोटा छोटा कंटेंट बना रहे थे, बहुत प्यार मिला लोगों का। 25 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, 20 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज रील्स के जा रहे हैं। तो हमें लगा लोगों को पसंद आ रहा है, छोटा छोटा नाटक हमारा, छोटी छोटी कहानी हमारी पसंद आ रही है लोगों को। देन वी फेल्ट कि यार इसको हम बड़ा क्यों नहीं करते। तो फिर हमें लगा यार कुछ शॉर्ट मूवी टाइप का बनाते हैं। तो वी डिड दैट, किया, सीखा। ऑफ कोर्स देन आई जॉइंड सम स्क्रिप्ट राइटिंग क्लासेस आल्सो। एक हमारे बड़े अच्छे एक अवार्ड विनिंग कोच है अंकित कोठारी जी, तो उनसे मैं सीख रहा हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जब सीखा, लिखा कि यार ये तो बड़े मज़ेदार टेक्निक्स होती हैं लिखने की, वो सारी टेक्निक सीखी, लिखा। तो पहली मूवी बनी, लोगों का बहुत प्यार मिला। दूसरी मूवी हमने बनाई सफलता का रहस्य, उस पर तो बहुत ही इट वेंट सो नाइस। अभी भी 1.5 लाख से ऊपर व्यूज आ रहे हैं उसके यूट्यूब के ऊपर, हजारों लाखों कमेंट्स एंड लाइक्स एंड सो मच ऑफ लव। देन वी गॉट इनकरेज। फिर अभी एक हमने अपनी मूवी बनाई है ब्रांड। तो इस तरह करके कर रहे हैं। द पर्पस इज कि कार्तिक गेट्स दैट प्लेटफॉर्म कि उसको काम ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़े, कि वो खुद ही कर रहा है। और ये जमाना बड़ा अच्छा जमाना है। अगर आप में दम है, अगर आप में टैलेंट है, तो आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले जमाना होता था ना, प्रोड्यूसर के पीछे भाग रहे हो, म्यूजिक कंपोजर के पीछे जा रहे हो, उसके घर के बाहर खड़े हो, उसके ऑफिस के बाहर खड़े हो। आज का वो जमाना नहीं है। ये बहुत बड़ी पावर इंसान को खुद मिल गई है थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टा एंड ऑल दो सोशल प्लेटफॉर्म्स, कि आप में दम है, टैलेंट है, आप खुद ऊपर, इतने ऊपर निकल जाओगे कि ये स्टार्स फीके पड़ जाएंगे जो बॉलीवुड के हैं। बिल्कुल ट्रू सर। देखो ना, अब देखो सोशल मीडिया कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है फॉर मैनकाइंड। और जैसे सोशल मीडिया सर कर्सेस भी लेकर आ रहा है अपने साथ और ब्लेसिंग्स भी लेकर आ रहा है अपने साथ। एंड सर ये जैसे आप कह रहे हो कि ये आप अपने बेटे को प्लेटफॉर्म दे रहे हो थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, ही कैन एक्ट एंड स्लोली एंड स्टेडली ही कैन ग्रो ऑन दैट प्लेटफॉर्म। एंड उसी प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे आप अर्लियर बात कर रहे थे कि कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट और सेंसेस नम होते चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ हम कैसे सर जस्टिफाई करेंगे कि आप सोशल मीडिया इज गुड फॉर चिल्ड्रंस और सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रंस? सोशल मीडिया इज लाइक देसी घी। देसी घी कैसे भाई, लिमिट में खाओगे सेहतमंद है, ज्यादा खाओगे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। लाइक अ शुगर, लिमिट में खाओगे तो स्वाद है, ज्यादा खा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगी। तो एक्सट्रीम में मत करो, बट
है ही इतना एंगेजिंग बिकॉज आपको वो पावर दे देता है मोबाइल अपने हिसाब से कंट्रोल करने की चीज, और एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रांग रहते हैं वो आपको दिखाते वही हैं जो आपको देखना है, तो बड़ा कंट्रोल्ड फील होता है। तो इसके नुकसान भी उतने ही हैं जितने इसके फायदे हैं। सोशल मीडिया, देखिए जहां तक बच्चों में सवाल है, मैं तो लिटरली कहूंगा अगेन कि टाइम लिमिट बनाओ बच्चों के लिए, ओपन मत दीजिए। और सेम विद एडल्ट्स ऑल्सो, एडल्ट्स को भी कोई, अगर आपने बिंज वॉचिंग करनी है तो आपकी लाइफ में उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर एडल्ट्स भी इस अवेयरनेस में रहेंगे कि हमें कंटेंट देखने का क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो दे विल रियलाइज कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ देयर डे इज वेस्टेड इन दैट। तो पर्सनल अवेयरनेस है, जैसे मैं हूं, आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 महीने में, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, सारी एप्स मैं डिलीट कर देता हूं, ना यूट्यूब, ना इंस्टा, ना फेसबुक, टोटल जैसे कहते हैं ना डिजिटल डिटॉक्स, वो कर देता हूं, सो दैट आई नो हाउ टू लिव विदाउट देम, आई कैन फोकस ऑन दैट। और दूसरा, ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई डू नॉट ओपन दिस एप्स अनलेस एंड अनटिल कोई बिजनेस या काम के रिलेटेड ये चीजें नहीं है। सो वो सेल्फ कंट्रोल है। और उसके बाद मुझे देखना भी पड़ता है बिकॉज मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई हैव टू सी कि क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, किस तरह का कैमरा एंगल्स मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी करना पड़ता है। तो इट इज एवरीथिंग पर्सनल। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, आपको एंजाइटी भी देगा, आपको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भी देगा, आपको मोटिवेशन भी देगा। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स और एंजाइटी किस लिए कि दूसरी दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई, मैं कहां पे खड़ा हूं। मोटिवेशन इस तरह कि भैया वो वहां से वहां पहुंच रहे, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। तो पर्सनल चॉइस है। और इस वक्त जो दुनिया को चाहिए ना, जो सबसे ज्यादा, वो है मेडिटेशन। द वर्ल्ड नीड्स टू मेडिटेट एवरी डे एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं रेगुलरली तो अपने आप बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे। जो सोशल मीडिया है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो आप उसके साथ बह जाएंगे, बह के कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जी। और सर जैसे आपने बात करी है कि एल्गोरिदम्स की, कि आपने जो देखना है ये वही दिखाता है। और अगर आप, आई बिलीव कि काफ़ी लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी हुए हैं थ्रू सोशल मीडिया। काफ़ी बड़े लोग जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, दे पुट आउट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, दे मेक वीडियोस, दे एजुकेट पीपल। अगर आप वही चीज़ देख रहे हो तो काफ़ी आवाम का जो नॉलेज लेवल भी बढ़ा है इससे। और जैसे हमने अब देखा है कि यार फेलियर जो होता है, जैसे फेलियर होना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, कि यू फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है आपके लिए। एंड जब हम पुराने टाइम पे देखते थे कि टीचर्स कहते हैं जब तुम फेल होते हो यार तुम तो बर्बाद ही हो गए हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तो पास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वट एवर मीन्स नेसेसरी इट इज। तो ये चीज़ कैसे फिट बैठती है सर? देखो, सबसे पहले करण जी आपको ये जानना जरूरी है, तो इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत अंतर है करण जी। इन्फॉर्मेशन वो है जो आपके आसपास है, सोशल मीडिया पे, अखबार में, चैनल्स के ऊपर। ज्ञान वो होता है जो आप जीवन में उतारते हो और जीते हो, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को जीते हो। 99% लोग इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, ज्ञान नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी चाणक्य बन चुके होते आज तक। सुबह सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो भेज रहा होता है ना वो इम्प्लीमेंट करता है, ना जो देख रहा है ना वो इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम तो है। अब बात आती है कि फायदे की। गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी, बिरला जैसी बड़ी कंपनी, टाटा जैसी बड़ी कंपनी, इनको कितने साल लग गए बड़ी बनने में? कितने साल बने लगे बताइए? आई थिंक मल्टीपल डेकेड्स, 50-50, 100 साल लग गए। पर आज की डेट में जो कंपनीज बड़ी बन रही हैं 5-5 साल में, जोमेटो, लेंसकार्ट, नाम लो, 5 साल पहले थे ये, 5 साल 6 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन गए, शेयर्स आ गए, सब हो गया। टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है, सोशल मीडिया पे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि उसने कर लिया, मैं क्यों ना अपना स्टार्टअप शुरू करूं। दोनों चीजें हो रही हैं। बट बात आती है आपके पर्सनल कैरेक्टर की, आपका व्यक्तित्व कैसा है। और वो व्यक्तित्व बनता है संस्कारों से, वैल्यू सिस्टम से, जो आपको परिवार से और आपको जो स्कूल से मिलती है। तो ये जितने भी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं, उनका अगर आप फंडामेंटल देखेंगे लाइफ का,
उनके परिवार का और उनकी एजुकेशन का जो बचपन में उन्होंने ली है वो बड़ा स्ट्रांग रहा है, तभी वो सही चीजें उन्होंने सोशल मीडिया से उठाई है। पर बहुत ज्यादा इस वक्त यूथ है जो मिसगाइड हो रहा है। अभी मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, तो वहां 2-3 मॉल्स इकट्ठे हैं साकेत में। एक सिटी वॉक करके है, एक DLF एवेन्यू करके है। तो मैं वॉक डाउन कर रहा था, तो पिलर के ऊपर ना जगह जगह पे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग। तो मैंने कहा इतनी पॉश लोकेलिटी है, नो स्मोकिंग इतनी जगह क्या लिखने की जरूरत है। तो जब घूम फिर के हम दोपहर को वापस आए 1:30-2 बजे, तो हमने देखा कि वहाँ ऑफिसेस भी थे बहुत ज़्यादा, और ऑफिसेस में 1:30-2 बजे लंच टाइम होता है, काफ़ी उनका जो स्टाफ होता है वो बाहर आया हुआ था। आई वाज सरप्राइज, ईच एंड एवरीवन ऑलमोस्ट वाज स्मोकिंग उन कॉरिडोर्स में। ईच एंड एवरीवन, क्या लड़का क्या लड़की, क्या बड़ा क्या छोटा, हर एक के हाथ में सिगरेट। और वो ऐसा एरिया था कि आप निकल नहीं सकते हो अगर आप नॉन स्मोकर हो। जैसे मैं नॉन स्मोकर हूं, मुझे तो खांसी आने लग गई। तो इसके बिहाइंड यही फ्रस्ट्रेशन है जो सोशल मीडिया दे रही है उनको। वो गाना भी है हिंदी का, धुएं में उड़ाता चला गया हर गम को। दे आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, वो देख रहे हो उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। रिसोर्सेज वही हैं, एनर्जी उतनी है, तो अल्टीमेटली इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, इनमें चीजें निकल रही हैं। बट स्मोकिंग लोग आई बिलीव ज़्यादा कूल दिखने के लिए करते हैं। जैसे मूवी स्टार्स भी काफ़ी स्मोक करते हैं और वो कूल दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं व्हाइल दे स्मोक, एंड वो कोई भी सीन आता है लोग पागल हो जाते हैं। तो दैट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड। वही कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया ही हो गया ना, मूवी सोशल मीडिया। वो जो दिखा रहे हैं वो कूल दिखा रहे हैं, तो वो उनको लग रहा है कि ऐसे करने से कूल दिखते हैं। जब तक कूल दिखते हैं तब तक वो कैंसर हॉट हो जाता है उसके अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन सर सोशल मीडिया से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है लोगों को। लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी तो था। तब भी तो पेरेंट्स कहते थे, टीचर्स कहते थे देख यार उसके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। पेरेंट्स कहते थे शर्मा जी का बेटा देख यार उसने ये फोड़ दिया आज। अंडरस्टैंडिंग नेबर, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको इन्फीरियर फील करवा ही रहे थे। नाउ द ब्लेम इज ऑन सोशल मीडिया, बट आई बिलीव कि सोशल मीडिया से पहले भी ये चीज चलती है, युगों से चलती है। दैट्स ह्यूमन नेचर। सो व्हाट हैज चेंज सर? हाँ वही कह रहा हूँ ना, चेंज यही हुआ है कि पहले नोन लोग आपको इन्फीरियर फील कराते थे, अब अननोन लोग भी इन्फीरियर फील कराते हैं। आई थिंक नोन लोग अगर इन्फीरियर फील कराएंगे जो ज्यादा लगता है। अननोन के साथ आई डोंट थिंक यू कैन रिलेट कि वो क्या है क्या नहीं। आई थिंक यू कैन गेट इंस्पायर्ड कि कोई 19 साल का बच्चा दिल्ली में बैठा है या 21 साल की उम्र का लड़का दिल्ली में है, देखो उसने आज क्या अचीव कर लिया और मैं अभी सिर्फ अपनी जॉब ही स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक दैट्स ए वेरी बिग, दोनों चीजें हैं। डिप्रेस भी बंदा होता है इस चीज को देखकर, लेकिन इंस्पायर भी होता है। इट इज अप टू इंडिविजुअल चॉइस कि उसको क्या करना है उसके। देखिए मैंने अभी जो सफलता का रहस्य मूवी बनाई है इसी के अराउंड है कि जो लोग कहते हैं आप उसको कैसे लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग, यू नो, ये ऐसी प्रॉब्लम है जितनी जल्दी आप इस बीमारी से छुटकारा पा लें उतना जल्दी खुश हो जाएंगे लाइफ में। सो कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा है, आपका किरदार खुद का कैसा है, वो डिसाइड करता है कि आप ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, उनकी नेगेटिविटी को आप कैसे लेते हैं। वो आपका पर्सनल कैरेक्टर है। आपने लेबल करवाना है अपने आप को, किसी ने आपको गधा बोला तो आप गधे बन के उसकी तरह लात मारने लग गई। किसी ने आपको कुत्ता बोला, आप उसके ऊपर कुत्ते की तरह भौंकी जा रहे हैं, या उसको आप इग्नोर कर रहे हैं स्माइल करके। चॉइसेस ऑफ वन सेल्फ। तो सेम वे सोशल मीडिया, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चॉइसेस योर्स। तो आई बिलीव कि स्कूल्स में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। जैसे स्कूल्स में मैथ्स को, साइंस को एंड इंग्लिश को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। दे आर, वो टीचर्स को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनके पीरियड्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चों को भी इन्हीं चीज़ों पे जज करा जाता है, इन्हीं चीज़ों पे ग्रेड्स मिलते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सिविक सेंस है या जो रिएक्शन है बच्चों का कि क्या होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, आई डोंट यू थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत सही बात आपने की है। बच्चों को लाइफ में जीना कैसे है वो सिखाना चाहिए जी। क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करना है वो सिखाना चाहिए। आपके अंदर जो उबाल है, गुस्सा है, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करके सही डायरेक्शन देनी है वो सिखाना चाहिए। अपनी एनर्जीज को सही रास्ते में, पॉजिटिव रास्ते में कैसे होना चाहिए वो सिखाना चाहिए। और CBSE काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, जो NEP नया आया है 2020 इसी के ऊपर बेस्ड है कि बच्चे को लाइफ स्किल सिखाओ, बच्चे में हुनर डालो, बच्चे में
दोस्ती कैसे करनी है उसके बारे में सिखाओ, बच्चे को बाहर लेके जाओ क्लासरूम के। तो इंडिया में ये चेंज आया है एनईपी 2020 पॉलिसी के बाद। तो आई थिंक विद इन 4-5 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ प्रेवलेंट हो जाएगी एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज अभी तो स्कूल वाले खुद सीख रहे हैं क्या बदलाव आया है। तो चाहते ना चाहते ये बदलाव आना ही है एजुकेशन में, कि बच्चे को अपने आप को जानने की जर्नी से एजुकेशन शुरू होनी चाहिए, कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा गोल क्या लाइफ का, उस गोल को कैसे अचीव करूंगा, मेरे को जो गुस्सा चढ़ता है उसको कैसे कंट्रोल करूंगा, गलत लोगों से मैं कैसे डील करूंगा, अगर मुझे कोई गाली देता है मैं कैसे डील करूंगा अपना मन शांत रख के। ये सारी चीजें एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का ही हिस्सा होनी चाहिए। और धीरे धीरे मेरे को बहुत गर्व है अपनी सरकार पे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, और बहुत जल्द ये बदलाव आएंगे स्कूल एजुकेशन में। दैट्स गुड सर। इससे काफ़ी ज़्यादा मॉरल जो स्किल्स हैं, मोरालिटी भी लोगों में बढ़ेगी, सिविक सेंस भी बढ़ेगी, और इससे ओवरऑल एक देश का ज़्यादा बेटर ग्रोथ होता है। डेफिनेटली। और सर देखो, जैसे टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई। पहले फ़ोन कीपैड में आते थे, आज टच स्क्रीन आ रही है। पहले इंटरनेट की स्पीड कुछ थी, आज कुछ है। पहले गाड़ी कुछ और थी, आज कुछ और है। आज इलेक्ट्रिक है और खुद एआई भी है गाड़ी के अंदर। एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं हुआ सर? जैसे 30 साल 40 साल पहले जो हम क्लासरूम देखते थे, आज भी वही हैं। और आप आज एक नई बात पता चल रही है कि जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स होती हैं, या पीसीज या मोबाइल्स या टैबलेट्स का यूज़ करके बच्चों को समझाया जाता है। आप वो भी स्ट्रिप करना चाह रहे हैं बच्चों से, बिकॉज आपने जैसे कहा कि उसके साथ उनको अटेंशन स्पैन या चीज़ें समझ नहीं आती, वो इंगेज नहीं होते हैं। लेकिन हमने एजुकेशन सिस्टम में क्लासेस या पढ़ाने के तरीके को क्यों नहीं अपग्रेड करा? हम सेम एंड सेम चीज़ ओवर एंड ओवर अगेन चीज़ समझा रहे हैं। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे स्टेट बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब बहुत रिफॉर्म्स लेके आए हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में। बहुत चीज़ें इन्होंने नई इंट्रोड्यूस की हैं कि बच्चों को कि कैसे बच्चों को एजुकेशन प्रैक्टिकल करवानी है। एक सब्जेक्ट है, मान लिया जाए प्लांट्स का, तो क्लासरूम में मत कराओ ना, बाहर लेके जाओ बच्चों को, गार्डन में लेके जाओ, उनको सिखाओ कैसे प्लांट्स लगाने हैं, कैसे ग्रो होता है, सन से फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, एवरीथिंग आप टीच देम प्रैक्टिकली। ये सब चीज़ें हैं। पर प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है कि एक टीचर के इंप्रेशन इतने स्ट्रांग हैं, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि रट्टाफिकेशन। आज मैं आपको कल टीचर बना दूं सुबह, आपके पास कोई मेथड ही नहीं है पढ़ाने का, आप वैसे ही पढ़ाओगे जैसे आपको टीचर ने आपके पढ़ाया। हो गया ओपन योर बुक्स, क्वेश्चन आंसर लिख दोगे, याद करो, याद किया तो अच्छी बात, नहीं तो थप्पड़ डैडी। तो आप ऐसे ही करोगे। तो टीचर्स के अपने पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो चुके हुए हैं उस एजुकेशन से पढ़ के कि बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी एजुकेशन बहुत डायनामिक हो चुकी हुई है। अगर आप देखें बच्चों के पास आज की डेट में स्कूल में कौन सी लैब नहीं है? मैथ्स लैब है, इंग्लिश लैब है, कंप्यूटर लैब है, कौन सी एक्टिविटी नहीं है? किस तरह के स्पोर्ट्स नहीं है? पूल्स हैं, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है। कौन सी बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट चीज़ें नहीं बनी? आजकल अटल टिंकरिंग लैब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहाँ पे बच्चे इनोवेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ को स्कूल में ढाल सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। बट बात यह है ना कि वो कराने के लिए एक माध्यम जो है वो टीचर, उसका भी तो उस लेवल का ग्रेड होना चाहिए ना। गवर्नमेंट एटीएल के लिए, अटल टिंकरिंग लैब के लिए आपको 15 लाख रुपए देती है एक स्कूल को। वो टीचर को ही नहीं पता है रोबोट्स कैसे बनाने, वो आगे बच्चों को क्या सिखाएगा? तो ये थोड़ा सा गैप है। मेहनत करनी पड़ेगी लीडर्स को, जो एजुकेशन लीडर्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए। बट बहुत बदलाव आ गया जो एजुकेशन में, बहुत बदलाव आ गया। सर एजुकेशन जैसे बदलाव आ गया काफ़ी एजुकेशन में, बट बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड के बाद या कॉलेजेस में स्टिल डिप्रेस्ड हैं, सम सुसाइड्स वगैरह भी अटेम्प्ट करते हैं, कि उनको ये प्रेशर बहुत है स्टडीज़ का। तो व्हाट डू यू थिंक कि सर ये प्रेशर को हम किस तरह इक्वलेंट डिवाइड कर सकते हैं कि ताकि बच्चों को भी मज़ा आए इस चीज़ को करने के लिए, वो बर्डन फील ना करें, उनको ये समझाना कि इट इज़ ओके अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है। और कैरियर काउंसलिंग जो मेन चीज़ है इसकी, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि इंजीनियरिंग माँ बाप और टीचर्स के प्रेशर में कर देते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। जो बच्चों की फ्री विल होती है कि उनको जो करना चाहिए वही सीखने के लिए, देयर आर नॉट इनफ स्कूल्स, इनफ इंस्टीट्यूशंस कि जो ये चीज़ सिखा सकें। वेरी गुड क्वेश्चन करण जी। पर आप देखिए, वो प्रेशर खुद लेते हैं कि कोई उनको प्रेशर देता है? आई बिलीव प्रेशर देते हैं। ओके ना। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ज़िंदगी में इतना कुछ किया,
मेरी मम्मी ने घरों में जाके काम किया, मेरे पिताजी ने ऑटो चलाया, मेरे पिताजी ने ड्राइवरी की मेरे लिए, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। चले गए एक जगह पे पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ जाके देखा भैया पढ़ाई मुश्किल है, पैनिक हो गए, मैं माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने। सेल्फ बनाई हुई उम्मीदें हैं ना, सेल्फ बनाया हुआ प्रेशर है, तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रेशर पढ़ाई में नहीं है। देखो, अगर आपने एक लेवल का बनना है तो एक लेवल की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। अगर आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो एक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, और वो सिस्टम बिल्कुल बढ़िया है। तो पर जो प्रेशर होता है वो जो घर के चाचा जी हैं, मामा जी हैं, बुआ जी है, क्या किया जी तेरे बेटे ने, वो देख उसका बच्चा वहां से वहां पहुंच गया, करा अपने बच्चे को इंजीनियरिंग, करा, क्यों नहीं करा रहा, तो वो देख उसके बच्चे की 2 लाख का पैकेट की जॉब लग गई। तो प्रेशर तो फैमिली बिल्ड कर रही है ना, बच्चा थोड़ी बिल्ड कर रहा है। लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, बुली जो है करते हैं बच्चे, मजाक उड़ाना, अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा टाइमली तो उसका मजाक बना देते हैं सारे, मतलब समटाइम्स टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी। और जब टीचर नहीं है तो जो स्टूडेंट्स और फेलो स्टूडेंट्स को जो बुली करते हैं, जो प्रेशर होता है, जो इसकी वजह से भी आई बिलीव काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हैं। नॉट जस्ट कि वो स्टडी भी एक डिप्रेसिंग चीज़ है, बट अलॉन्ग विद दैट ये पीयर प्रेशर, ये बुली कल्चर, ये भी आई बिलीव काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी बच्चे के मानसिक संतुलन में। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए व्हाट डू यू थिंक स्कूल क्या कर रहा है? देखिए, ये सब बातें मैं अपनी मूवीज़ में कहता हूँ। जो मेरी अभी मूवी है बनी है ब्रांड, उसमें मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कैसे बुली, कैसे पीयर प्रेशर बच्चे पे असर करता है, कैसे बच्चे की लाइफ की जर्नी बदल जाती है, गलत रास्ते पे चले जाता है, और वो कहाँ से प्रेशर होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। इन सब बात की मूवी मैंने बात की, आप ज़रूर देखिएगा ब्रांड मूवी। पर जहाँ तक बुली का सवाल है, पीछे मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि किसी ने पूछा, जो बच्चे बुली करते थे, 5-6 बच्चे जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं सो कॉल्ड, उनसे पूछा कि तुम उसको बुली क्यों करते हो। कहते हमें सेंस ऑफ बिगनेस आती कि हम कुछ बड़े हैं, हमें लगता है कि हम कुछ हैं, किसी को हम दबा पा रहे हैं। तो मानसिकता दोनों की प्रॉब्लम है, जो बुली हो रहा है और जो कर रहा है, दोनों मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हुए हैं। जो बुली हो रहा है उसको बुली नहीं होना चाहिए, उसको जवाब देना आना चाहिए, ठीक है, उसको लाइन मर्यादा की बतानी आनी चाहिए। और जो कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि भैया दिस इज द लाइन आई कैन नॉट क्रॉस। डेफिनेटली स्कूल का रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्टनेस की। मेरी पीछे बिटिया है जानवी, उसकी एडमिशन हुई निफ्ट में मुंबई में। उसका टॉप रैंक आया NIFT में, और उसकी मुंबई में एडमिशन हुई। उन्होंने 4 पेजों का फॉर्म साइन करवाया पेरेंट्स से बुली के ऊपर, कि बच्चे ने बुली किया, रैगिंग की, ये किया, वो किया, अनकंडीशनली बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो ये ट्रेंड खत्म हो रहे हैं, बुली के, रैगिंग के कम हो रहे हैं, बट स्टिल जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस सिर्फ हाथों से नहीं होता, शब्दों से भी आना चाहिए। तो वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आपके शब्दों को कैसे आपने ढालना है, कि वो आपको गलत बोल रहा है, बिना उसको गलत बोले कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, यही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। उसने आपको गलत बोला, आपने गलत बोला, हाथापाई हुई, दोनों ने एक दूसरे का नाक तोड़े, दोनों इलाज करवा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ये सब शब्दों का खेल है। तो शब्दों में कैसे किसी को जीतना है, कैसे हराना है, वो बच्चों को आना चाहिए, और यहीं पे जो है एक अच्छी एजुकेशन का रोल आता है। और सर जैसे बुली और रैगिंग तो एग्जिस्ट कर ही रही है, जैसे आपने बोला कि ये बुली ना होना भी एक स्किल है, शब्दों से आप मोड़ सकते हो। बट समटाइम्स बच्चा ये सब चीज़ नहीं देखता है, जब नए स्कूल में जा रहा है तो वो बहुत प्रेशर में आ जाता है। हो सकता है कि उसके पास वो स्किल हो, लेकिन वो बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उसको कोई भी नहीं जानता, नया इन्वायरमेंट है, फॉरेन इन्वायरमेंट है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं करता, टीचर्स के साथ भी बात नहीं करता। और टीचर्स या पेरेंट्स को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्या सोल्यूशंस हैं इसके, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सुसाइड तक हो जाते हैं, मर्डर्स तक हो जाते हैं बुली के चक्कर में, रैगिंग के चक्कर में। तो इतनी सीरियस प्रॉब्लम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, इसको सीरियसली कैसे हम एक्ट अपॉन करें, इसका सोल्यूशन क्या है सर? देखो, सबसे पहला तो मम्मी पापा, जो बच्चे के मम्मी पापा हैं उसको स्कूल भेज रहे हो आप, बट अब वैसे ये आप चीज़ बुली की 4-5-6 साल के बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हो।
अगर वो कर भी रहे होंगे तो दूसरा बच्चा इतना सीरियसली लेता, बिकॉज उस वक्त बच्चों का इमोशनल ब्रेन जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो ज़्यादा हावी होता है। आफ्टर द एज ऑफ 7 जब बच्चे को अपने माहौल के बारे में पता चलता है, अपनी बॉडी के बारे में जानना लगता है, उसको पता चलता है आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ये सब चीज़ें सेंसेस डेवलप होने लग जाते हैं, तब बच्चा हर्ट फील करता है इन शब्दों से, तू गंदा है, तू काला है, तू ये है, तू वो है। ऐसे जब बच्चों को शब्द बोले जाते हैं तब बच्चा फील करता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल आता है। पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता कितना सुंदर बना हुआ है, कितना दोस्ताना है कि बच्चा घर में आके हर चीज शेयर करता है। अब होता क्या है, पेरेंट्स और बच्चों को बहुत थोड़ा टाइम मिलता है दिन में, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी टॉक्ड। अब जब बच्चा मिलता है पेरेंट्स ज्ञान देने लग जाते हैं बच्चे को, ये करो, वो ना करो, ये नो, यस नो, पेरेंट्स ज्ञान देने लग जाते हैं। एक्चुअली बच्चा क्या ढूंढ रहा है, बच्चा ढूंढ रहा है कि मुझे अनकंडीशनली बस कोई सुन ले। आज मेरी क्लास में ये हुआ, उसने पेंसिल ले ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मुझे यहाँ टच किया, उसने ये किया। वो बच्चा बातों बातों में 10 बातें बता देगा, आप पकड़ लोगे यार ये बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है स्कूल में। बच्चे को कॉन्शियसली नहीं पता वो बुली हो रहा है, वो बिहेवियर पैटर्न डिस्कस करेगा। मम्मा वो आया ना आज क्लास में रवि, उसने मेरे पीछे से थप्पड़ मारा जोर से, तो मैं तो ऐसे गिर गया, फिर तूने मैडम को नहीं बताया, मैडम को बताया, मैडम ने कहा चलो कोई नहीं। बट एटलीस्ट पेरेंट्स वुड रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। वो कब, जब आप बच्चे को बोलने दोगे। पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चे को हमेशा येस नो में ही उलझाए रखते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट सिट लाइक दिस, व्हाई यू टॉकिंग लाइक दिस, व्हाई यू। इतने ज्यादा बच्चे को जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं घर में, जो सही नहीं है। बच्चा सिर्फ एक ही जगह खुद बन सकता है, जिसको हम कहते हैं ना बी योर सेल्फ, वो है घर। स्कूल में, ट्यूशन में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो कभी बी योर सेल्फ नहीं हो सकता। तो बच्चे को बी योर सेल्फ होने दो घर पे, वो बातों बातों में शेयर कर जाएगा जहां पे आप पकड़ लोगे कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। और एक बारी पेरेंट्स ने पता चल गया तो वो पेरेंट्स के पास अपने आप सॉल्यूशंस हैं। या तो बच्चे को गाइड कर सकते हैं, या तो स्कूल को गाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स की समझदारी है। पर अब पेरेंट्स की समझदारी भी मैं क्या बताऊं, अब एक एक दो दो बच्चे रह गए हर एक के पास। आज से 25 साल पहले मुझे याद है, पेरेंट्स खुद आते थे, बच्चे को चपेट लगाओ जी, बंदा बनाओ इसको, घर में ये करता है, घर में वो करता है। आज की डेट में अगर बच्चा बोल भी देना, मेरे को टीचर ने भी डांट दिया, तो पेरेंट्स तो वो भी उस बात का इशू बना देते हैं कि हाउ डेयर टीचर यू नो स्कोल्ड माय चाइल्ड। तो पेरेंट्स को बहुत सेंसिबल होना पड़ेगा। दे शुड नो व्हाट टू ऑब्जेक्ट, व्हाट नॉट टू ऑब्जेक्ट। टीचर का डांटना जरूरी है। टीचर एक कुम्हार की तरह है, अगर वो चोट नहीं देगा तो बर्तन कहाँ से बनेगा। टीचर ने ढालना है। हाँ, अगर बच्चा कर रहा है तो देन इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न फॉर पेरेंट्स कि आई शुड गो टू द स्कूल, टॉक टू द हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, जो भी अथॉरिटी है, डिस्कस करें जाके, मैम ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। यू नो, यू जस्ट कैनॉट गो एंड चैलेंज योरसेल्फ। पेरेंट्स करते हैं ऐसा भी, गड़ा बच्चा आएगा तेरी क्लास च, मैं बाहर खलोना तेरे स्कूल दे, दसी मैनू चक लांगा मैं ओनू, ऐसे भी करते हैं। तो ऐसे बच्चे को आप शह दे रहे हो, उसको स्ट्रांग नहीं बना रहे हो। पेरेंट्स को लगता है मैं इसको स्ट्रांग बना रहा हूँ, चंड ला दी ओदे मुंह ते। अरे भाई, आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, गुंडा बनाना चाहते हो? दिस इज व्हाट यू वांट टू टीच। चंड मार दी तो आप स्कूल पढ़ाई क्यों रहे हो? उसको छोड़ दो, वो आप ही बन जाएगा चंड मारने वाला, मुन्ना भाई बन जाएगा अपने आप ही। आपने बच्चों को एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाना है, दैट इज व्हाई यू आर सेंडिंग हिम टू स्कूल। सो आप जाइए, बच्चे से डिस्कस करिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, वो कौन से ऐसे बच्चे क्यों कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। टीचर को डीपली जाना पड़ता है ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए। बट आई होप इतना स्कूल वालों के पास भी टाइम हो, नहीं तो स्कूल वाले ज़्यादातर डरा धमका देते हैं, डोंट डू दैट, वी विल किक यू आउट ऑफ द क्लास, वी विल रेस्टिकेट यू फ्रॉम द स्कूल। बच्चे डर जाते हैं टेम्परली, फिर शुरू हो जाते हैं। तो हर एक के लिए जी चीज़ पेशेंस चाहिए, माँ बाप को भी, बच्चों को भी, स्कूल अथॉरिटीज़ को भी पेशेंस के लिए समय चाहिए। समय ही नहीं है लोगों के पास बस। बिल्कुल। और सर, बच्चा कैसे स्ट्रांग हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? देखो, बच्चे को एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा दो, उसको स्पोर्ट्स खिलाओ, उसको अलग अलग आर्ट क्लासेस ज्वाइन कराओ। जब वो बच्चा डिस्कवर करेगा दुनिया को, अपने आप स्ट्रांग होगा। म्यूजिक क्लासेस बच्चे को ज्वाइन कराओ, बिकॉज म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग बना देती है। बिकॉज म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, ठीक है ना। वो 7 सुरों में ऐसी गहराई छुपी हुई है कि आपने देखा होगा कि कभी भी इंसान उदास है गाने सुनता है, खुश है गाने सुनता है, कुछ कोई भी चीज है गाने सुनता है, बिकॉज उसमें 7 सुरों में
या उन धुनों में ऐसी शक्ति छुपी होती है कि आपको इंटरनली मोटिवेट और स्ट्रांग बनाती रहती है। तो पेरेंट्स को बच्चों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूजिक जरूर सिखाना चाहिए, बिकॉज उससे राइट साइड ऑफ द ब्रेन ग्रो होता है और बच्चा जो है एक बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी बनता है। और सब म्यूजिक की जैसे बात चल रही है, आप आई नो कि आप भी काफ़ी अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हो, कुछ एक आधा बजा कर दिखाओगे सर हमें? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुछ भजन वगैरह गाता हूँ और कुछ गाने गाता हूँ, कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ। तो कुछ अलग अलग चीज़ें मैं गाना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पर्सनल मुझे भजन गाना बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज आई माई सेल्फ गो इन ट्रांस, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, अपने आप एक स्पेस में चले जाते हो अंदर, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आप खुद से जुड़ जाते हो। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू, ब्यूटीफुल। यू सिंग रियली वेल सर। Thank you, एंड thank आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। थैंक यू। एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात कर और काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ मैं आपसे। थैंक यू, एंड इट वाज रियली नाइस हैविंग यू सर ऑन द शो। थैंक यू करण जी। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, आपके स्टूडियो में आके। मैं वही तारीफ कर रहा था, आपका स्टूडियो बहुत ही सुंदर डिजाइन किया Thank हुआ you, है। thank you और so मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसको चलाने वाले की व्यक्तित्व की रिफ्लेक्शन होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सुंदर है, आपकी टीम इतनी सुंदर है। मैं आता हूँ, आपके जो काम करने वाले दीदी भी हैं, कितने प्यार से पानी पूछते हैं आके। तो दिखता है कि आपने कितने प्यार से अपनी इस चीज को नर्चर कर रहे हो। दैट शोज योर पर्सनैलिटी एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच करण जी फॉर इनवाइटिंग।